जितना हो सके, क्या होता है हम पेरेंट्स को अगर इसमें गाइड नहीं करें ना तो नुकसान बच्चों का होता है। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास, एक आउटरीच में। नमस्कार अर्चना जी, थैंक नमस्ते। यू सो मच। आपने इतना वैल्यूएबल अपना इनपुट दिया हमारे इंटरव्यू के लिए, जो हम लोगों को, मुझे, हमारे दर्शकों को, सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे, उनको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। हमारे पहले कड़ी में आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे आपने इस चीज़ को इतनी सारी परेशानियां झेल के भी आप डटी रही और आपने खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप इस लेवल पे लेके आई और आप दूसरों की भी मदद करती हैं इससे बाहर आने के लिए। उसके बाद आपने हमें बताया कि किस तरह से जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे सरकारें हैं जो काम कर रही हैं, जो हमारे एनजीओज हैं, हमारे कॉरपोरेट सेक्टर है, वो किस तरह का काम कर रहे हैं और उनको किस तरह से अपने को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि असल में जिनको मदद चाहिए उन तक मदद पहुंच सके। आपने बहुत सारे टिप्स दिए हमें, जो कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तक सीमित नहीं है, वो आम लोगों को भी एक तरह की लाइफ टिप्स है। सो थैंक यू सो मच। अब हम आखिरी कड़ी पे पहुंचे हैं, तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि जैसे आपका खुद एक एग्जाम्पल है कि आपने पहले खुद को सक्षम बनाया, फिर अपने बच्चों को सक्षम बनाया, तो हम किस तरह से जो बौद्धिक अक्षम लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग हैं, उनको हम एम्प्लॉयबल बना सकते हैं? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे या किस तरीके से हम उनको बचपन से ही ट्रेन कर सकते हैं कि वो आगे जाके मेन स्ट्रीम सोसाइटी में का एक हिस्सा बन सके और वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, वो आत्मनिर्भर बन सके? पहले तो ये बात है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हो या कोई भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो, अगर हम उनके एबिलिटीज को समझें, उनको चेरिश करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है। अब मैं बहुत सारे बच्चे जानती हूँ जो डांस अच्छा करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं। तो हम अगर उनकी एबिलिटीज को, सी एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड देयर एबिलिटीज आर यूनिक, अगर हम उन बच्चों के एबिलिटीज को जानें, उनको हम चेरिश करें, उनको प्रोत्साहित करें, तो मे बी थिंग्स विल चेंज ऑन अ ग्रेटर साइड। देयर आर सम चिल्ड्रन जिनके पेंटिंग्स आज उनके पेंटिंग्स के अभी ये लॉकडाउन में ऑनलाइन एग्जीबिशंस हो रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के एग्जीबिशंस सेल हो रहे हैं। देयर इज वन एग्जांपल ऑफ प्रणव बख्शी, जो ऑटिस्टिक बच्चा है, बट ही इज अ प्रोफेशनल मॉडल नाउ। तो ऐसे बच्चे हैं। देयर आर एग्जांपल्स ऑफ सिंगर्स। एक बच्चा आपकी दिल्ली से ही है, देवांश, ही इज अ गुड सिंगर। फिर देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु आर गुड ऑन इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर हम हमारे बच्चों के जो भी एबिलिटीज है वो उनको समझ पाए, उनको चेरिश करें। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, पेरेंट्स आर मोर कंसर्न अबाउट स्कूलिंग एंड बस पढ़ाई पढ़ाई के पीछे, और फिर उनमें जो एबिलिटीज है वो दबी रहती है। कुछ बच्चों के मामले में वैसे होता है। देयर आर नेशनल लेवल स्विमर्स, तो बस
हाँ पढ़ाई है, बट यू डोंट रन आफ्टर देन उनके बच्चों के परसेंटेज के पीछे मत भागो। अगर वो बच्चे पढ़ाई में अगर डांस में अच्छे हैं, स्विमिंग में अच्छे हैं, किसी और चीज में अच्छे हैं, तो जस्ट चेरिश दोज एबिलिटीज। पढ़ाई तो होती रहती है। इन माई हाउस आई हैव 2 एग्जाम्पल्स। रश्मि को पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो हमने उसको कभी फोर्स नहीं करा कि तुझे इतने ही परसेंटेज मिलने चाहिए। पास हो जाए, आप क्लियर कर लो वो ग्रेड, आप आगे बढ़ते रहो, दैट इज इनफ फॉर अस। बट शी इज अ गुड भरतनाट्यम डांसर, शी इज गुड एट आर्ट, तो वी केप्ट ऑन चेरिशिंग दैट। वेयर एज आप जतिन की बात लो, तो जतिन इज गुड इन एकेडमिक्स, बट आर्ट में देखोगे तो हाँ है, ठीक ठाक है। बट वो अगर पढ़ाई में अच्छा है, तो बचपन से हमने उसकी जो किताबों से दोस्ती करवा के दी, so he's so good in reading and putting his thoughts. He used to write blogs. उसने 2-3 blogs लिखे हैं, पर अगेन वहां पे किसी ने उसको दे क्रैक्ड जोक्स, उसके फ्रेंड्स ने उसके ऊपर जोक्स करे, then he stopped writing. बट वो ही होता है कि अगर उनकी एबिलिटीज को हम चेरिश करें, तो दे विल डू मार्वल्स। जैसे पाइसम में अभी चल रहा है, पाइसम में मसाला प्लांट जो है, या बच्चे कुछ और अलग अलग चीजें कर रहे हैं, सो दिस इज गुड। और कोई भी चीज ना छोटी नहीं होती है जी। तो हर एक जॉब को छोटी बात है। अब लॉकडाउन में वी डिडंट हैव हेल्पिंग हैंड्स, हमारी जो बाई काम करती है वो नहीं थी घर में, तो बस वो काम भी हम करते थे ना, तो हम वो काम करने से छोटे नहीं बन गए, वो हमारे घर का ही काम करते थे हम। तो अगर हम झाड़ू नहीं लगाए, पोछा नहीं लगाए, तो हमारा घर गंदा रहने वाला है। वो बाई जो काम करती है वो नहीं आई, तो उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना। तो हर एक काम को आप इम्पोर्टेंस दो, कोई भी काम छोटा नहीं होता। जैसे लेमन ट्री वाले बच्चे, लेमन ट्री होटल्स वाले जो यूनिट्स है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो वो हाउस कीपिंग में उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो देर आर few children who belong to very rich family, but they are working, they are doing this housekeeping work. तो यहाँ पे बच्चे उससे मतलब उनका लेवल कम नहीं होता है ना, दे आर इंडिपेंडेंट। वो जो भी है, भले 5 रुपए भी हो, वो खुद की कमाई के है, खुद की मेहनत की है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड चिल्ड्रन, हर एक बच्चा अलग होता है, उसका टैलेंट अलग होता है, तो बस उसके टैलेंट को चेरिश करो और उसी को उसका एम्प्लॉयमेंट का जो भी पैसे कमाने का जरिया बना सकते हो। जी। जैसे टेक्नोलॉजी है आजकल, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इंटरनेट से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया हो, ये सब बहुत पॉपुलर हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे इन बच्चों की हेल्प हो सकती है, या ये अपना करियर या इसमें किस तरह से, जैसे इसमें एक चीज़ है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है, या ये अपने कंफर्टेबल स्पेस में भी काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है, जेन्युइनली प्रॉब्लम है जिनको, तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी कैसा रोल प्ले कर सकती है? जैसे कहा मैंने, आर्टिस्ट है तो वो आर्टिस्ट अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई कोर्स करे, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के जो काम आते हैं वो अपने घर में बैठ के अपने कंफर्टेबल स्पेस में बच्चे कर सकते हैं। डाटा एंट्री वाला काम है तो वो बच्चे घर में बैठ के कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स, घर में बैठ के बच्चे, वर्क फ्रॉम होम जो है, so if we train the kids in those things। अभी एक बच्चा है जो इस लॉकडाउन में उसके फादर ने उसको टाइपिंग सिखा दिया, तो he is doing he learned मराठी टाइपिंग in this lockdown, और वो अभी कंप्यूटर पे टाइपिंग करता है। तो 1-2 NGOs है, वो उनकी जो भी
काम होते हैं, टाइपिंग के जो भी काम होते हैं वो अभी उस बच्चे को देते हैं। सो अगर हम बच्चों को ये करें, उसमें और एक एग्जांपल है, कंप्यूटर कोर्सेज है, एम्स मीडिया का कंप्यूटर कोर्स है जिसमें बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है। सो kids can do that. So using this technology, children can do marvels. बस हमको उसकी जानकारी यहाँ वहाँ से, Google is the best medium to find out things for our children. उसको ढूंढो। और पेरेंट्स, मैं अपनी बात बताऊं तो रश्मि सुन नहीं सकती, पर जब वो कोई चीज सीखती है, कोई कोर्स अटेंड करती है, तो आई एम विथ हर। तो अगर मदर वो साइड बाय साइड बच्चे के साथ सीख जाए एंड देन शी कैन हेल्प द चाइल्ड आउट, तो वो जब काम करता है तो शी कैन बी अ बडी लाइक टू हर ओन चाइल्ड। थैंक यू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने पिछले सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अबाउट योर विजिट टू पाइसम। पाइसम में हम जो है, हमारा जो करिकुलम है उसमें हम टेक्निक्स जैसे योगा है और ध्यान है, मेडिटेशन है, तो हम ये भी हमारे करिकुलम का एक पार्ट है जिसमें हम बच्चों को प्रेयर्स, चैंटिंग और जो स्पिरिचुअल म्यूजिक है उसका वो पार्ट बनते हैं। थोड़ी देर उनको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं। तो वो इतने सालों में हमने पाया है कि ये सब चीज़ों से बच्चों के जो थॉट प्रोसेस है, वैसे भी मेडिटेशन और योग मेडिटेशन ये पिछले कुछ समय में बहुत पॉपुलर हो गया है, इंडिया में भी और वेस्टर्न कंट्रीज में भी। तो लोग जो इतना स्ट्रेस है आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में, तो वो लोग इस तरफ मुड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो हमारा जो करिकुलम है जो डील करता है पीपल विद स्पेशल नीड्स से, तो उनमें इन सब की कितनी ज़रूरत है और ये कितना इफेक्टिव हो सकता है? यस, योगा एंड मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। अभी रिसेंटली रश्मि ने डिप्लोमा करा है नृत्य योगा में। नृत्य योगा इज योगा इन द फॉर्म ऑफ डांस पोस्चर्स। सो उसमें उनको चक्रा मेडिटेशन सिखाया गया है, प्राणायाम वगैरह सिखाया गया है, देन चैंटिंग सिखाए गए हैं। सो हाउ म्यूजिक इफेक्ट्स ऑन योर माइंड, ये ज्यादातर ना माइंड गेम होता है। इट इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी ऑर्गन्स नो डाउट, बट ज्यादातर आपको ना खुद पे कंट्रोल कैसे करना है वो योगा आपको सिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल चैंटिंग का हम बोले तो ओमकार चैंटिंग, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ओमकार चैंटिंग हैज हेल्प्ड दोज वाइब्रेशंस which come in omkar chanting. It brings a different kind of energy in you. Yes. Even the prayers, अभी हम अगर forget about meditation, yoga or anything, हम कभी डिप्रेस हो जाते हैं या डिस्टर्ब होते हैं तो we listen to, some of us listen to music. मैं खुद आई से मैं जिंदा हूँ बस किशोर कुमार जी की वजह से। मैं जब भी डिप्रेस हो जाती हूँ या डिस्टर्ब हो जाती हूँ, आई जस्ट ऑन हिज सॉन्ग्स एंड लिसन टू इट। सो music has a great impact on our mind and body. So is yoga and meditation and chanting, especially chantings. And when we chant, जब group chanting होती है ना तो उसका इफेक्ट कुछ अलग, वो पूरे रूम में अलग से वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं, and that help our children, not our children only, everyone to overcome many things. Even there are some research done जिससे ये पता चला है कि chanting, meditation and yoga helps in the development of brain cells also. Yes. And what Paisam is doing, I have experienced it. उनके जो prayer sessions वगैरह हमने attend करे थे, so they are doing such a lovely thing. और हम बोलते हैं ना autistic बच्चे हैं कुछ है तो वो hyper होते हैं, they can't sit still. But the children over there, I was surprised to see everyone
जो मेडिटेशन चल रहा था, एक भी बच्चा नहीं हिल रहा था, कोई नहीं, they were so calm and I was really surprised to see that. मतलब हम वहां पे बैठ के, हम कुर्सी पे बैठे, हम हिल रहे थे यहाँ से वहां, और एटलीस्ट हम हमारे सर हिल रहे थे, यहाँ वहाँ देख रहे थे, but those kids were not moving at all and totally they were in themselves. थैंक यू सो मच. तो अगर जो ओवरऑल जो करिकुलम है, अगर ये सब चीज़ें एक होलिस्टिक अप्रोच अगर लिया जाए टुवर्ड्स डीलिंग विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जैसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को या मॉडर्न टेक्निक्स जो एडवांस हो रही हैं, जो कि हम जैसे हमारे पास जो मटेरियल है, जैसे हमारा जो ये जो प्रयास एक आउटरीच है, ये भी हम हिंदी में हमने ये यूट्यूब सीरीज शुरू की है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे गांव में लोगों को पता नहीं होता है, हम लोगों ने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको तरीका नहीं मालूम है, तो उनको कई बारी बहुत पेनफुल है, मगर लोग उनको कई बारी बांध के रख देते हैं, गाँव में ऐसा होता है. तो हमारा प्रयास यही है कि ये जो वीडियोस हैं ये हम जैसे आम बोलचाल की भाषा में है, तो ये लोगों को समझ में आए और उनको लगे कि ये कोई कर्स नहीं है. कई बारी जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको ये लगता है कि ये किसी तरह का, तुम्हें जैसे आपने कहा आप तो मुंबई जैसी जगह में रही हैं, तब भी लोग पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कई बारी, जैसे आपसे कोई पाप हो गया. तो गाँव में तो ये किसी और ही लेवल पे है जो इग्नोरेंस है. तो हमारा प्रयास यही है कि वो लोगों तक पहुंचे, और कई बारी हमारे पास खुद की पद्धतियां हैं, प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं. कोई ज़रूरी, अगर हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो फंडिंग नहीं है, तो अगर हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं या हमारी जो एजेंसीज हैं जो हेल्प करती हैं, एनजीओज हैं, अगर वो इस तरह का होलिस्टिक अप्रोच रखें जहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाए इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोगों को, तो आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा? आपकी क्या राय है? जी, फायदा लोगों को तो होगा. यहाँ पे ना आई वुड ऐड ऑन कि जैसे आपका प्रयास जो चल रहा है, पैसम अलग अलग जगह पे सेमिनार्स कर रहे हैं, आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू बहुत लोगों तक पहुंचा जा सकता है. बट जैसे पहले आई डोंट नो दिल्ली या लखनऊ में कोई ऐसी चीजें होती थी या होती है पता नहीं, पर यहाँ पे ना बेटी बचाओ के लिए कोई एनजीओज बने हुए हैं जो स्ट्रीट प्लेस करते थे. जी. तो जैसे बेटी बचाओ के लिए स्ट्रीट प्लेस होते थे, वैसे अगर एक्सेप्टिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्संस, अगर कुछ ऐसे स्ट्रीट प्लेस हो या कुछ इस तरह के सेमिनार्स हो जिसमें हम ये बच्चे, दे आर गॉड्स गिफ्ट, ये हमारे बच्चे नहीं है. ऑलवेज से these are not my kids, these are his kids and he has appointed me to take care of them. तो अगर यही बात हम जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, पेरेंट्स तक पहुंचाए, गाँव में पहुंचाए कि ये बच्चे, और आई डोंट से कि गाँव में ही, शहरों में भी भगवान को मानने वाले लोग बहुत होते हैं, तो वी कैन जस्ट यूज दैट मीडियम कि हाँ ये भगवान के बच्चे हैं और उनको किस तरह से हमें संभालना चाहिए. If we train those parents or train the relatives around the child, so maybe the child will have a different level of world. यहाँ पे पेरेंट्स की बात से ज्यादा आई एम मोर कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रन, क्योंकि जैसे पेरेंट्स डिस्टर्ब होते हैं ना, फॉरगेट अबाउट ऑल द डिसेबल्ड बच्चे हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वाले बच्चे हो या कोई भी नॉर्मल बच्चे हो, घर में जो भी चीजें हो रही है वो पेरेंट्स के बिहेवियर का या उनके मूड्स का इम्पैक्ट वो बच्चों पे भी होते रहता है. तो अगर हम पेरेंट्स को सक्षम करें, उनको गाइड करें, तो बट नेचुरल द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, और वो बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है.
तो जितना हो सके, मतलब कुछ अभी यंगस्टर्स है जो सोशल एक्टिविस्ट वगैरह बनते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, सो योर वी कैन ट्रेन देम कि हम आप जाके कैसे पेरेंट्स को एडुकेट करें इस मामले में, हाउ कैन यू गाइड देम टू हैंडल दीज चिल्ड्रन। तो वो बच्चे हाइपर क्यों होते हैं, द रीजन आई कम अगेन टू द सेम पॉइंट कि बच्चे हाइपर क्यों होते हैं, अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दैट। हम बच्चों को लेबल दे देते हैं, वो बच्चा मारता है, वो बच्चा जिद करता है, पर वो क्यों कर रहा है पहले उसको समझो। If you find the reason behind every reaction, things will change. जी, एंड में मैं बातें आपसे इतनी हो रही हैं कि मुझे लगता है कि पूरे दिन हम लोग बात कर कम से कम मैं तो कर सकती हूँ। Even I can. मुझे बातें करना बहुत पसंद है और ये मेरा very close topic. This topic is very close to my heart. So जितना हो सके, क्या होता है हम पेरेंट्स को अगर इसमें गाइड नहीं करें ना तो नुकसान बच्चों का होता है। जी जी, और पेरेंट्स भी, उनको पता ही नहीं है कि इस चीज से डील करना कैसे है, तो वो एग्जैक्टली उनके रिलेशंस में हमेशा वो एक टेंशन। क्योंकि ये सब मैंने सहा, मतलब आई डिडंट हैव एनीवन टू गाइड मी, आई डिड एवरीथिंग ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। पर जो मैं कर पाई जो भी टेक्निक्स मैंने बच्चों को सक्षम बनाने के लिए यूज करे, सो आई कीप ऑन शेयरिंग दीज थिंग्स, और जितना हो सके, एंड बाय गॉड्स ग्रेस दोज टेक्निक्स आर वर्किंग विद अदर पेरेंट्स टू। सो इट फील्स गुड जब मुझे कॉल्स आते हैं। आई डू काउंसलिंग टू पेरेंट्स ऑन फोन। तो मुझे जब पेरेंट्स के कॉल्स आते हैं, दीदी आपने ये बोला ना, इट वर्क, इट हेल्प, तो वो जो सुकून मिलता है ना, वो मैं नहीं बयान कर सकती शब्दों में। दैट वो अलग लेवल का सुकून होता है कि नहीं, किसी बच्चे का लाइफ थोड़ा तो सुधर गया। जी, शेयरिंग और सुकून पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एंड में, कि आप प्लीज हम लोगों से कोई एक ऐसी स्टोरी, हालांकि आपसे टॉक के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनी जो आपके अपने लाइफ से थी, मगर फिर भी एंड में मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ ऐसी स्टोरी बताएं जो उनको इंस्पायर कर सके, उनको प्रेरित कर सके कि वो लाइफ में, स्पेशली जो हमारा यंगर जनरेशन है, जो हमारे यूथ हैं, वो कई बारी छोटी छोटी प्रॉब्लम में बहुत फंस जाते हैं, लेकिन ये जो भाव है, जो सेवा का भाव है, अगर वो इसको इनकॉर्पोरेट अपने जीवन में शामिल करें सेवा को, तो किस तरह से उनकी जो कप ऑफ हैप्पीनेस है, उनकी जो खुशी का प्याला है, वो हमेशा भरा रहेगा। तो ये इस पे आप इनमें कुछ बोलना चाहेंगे? जी, यहाँ पे पहले मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एक पेरेंट है भोपाल से, हम अभी तक मिले नहीं हैं। वी नो ईच अदर सिंस 7 to 8 years, मे बी उससे ज्यादा साल हम सिर्फ फोन पे मिले हैं, हम ना वीडियो कॉल पे भी अभी तक नहीं मिले हैं। बट शी इज एन इंजीनियर, हर हस्बैंड इज अ डॉक्टर, एंड दे वांटेड टू गो फॉर अ सेकेंड चाइल्ड। तो उनका बड़ा बेटा ऑटिस्टिक है, तो उन्होंने मुझे पूछा था, दीदी क्या करूं, मुझे सेकेंड चांस लेना है कि इसको कोई साथी मिल जाए, बिकॉज बाहर सोसाइटी में इसको नहीं एक्सेप्ट करते, तो इसको कोई साथी मिल जाए। तो मैंने वही कहा कि तुम्हारा बच्चा वो एक्सेप्ट करेगा क्या, विल ही बी कंफर्टेबल विद द सेकेंड चाइल्ड। So then what we did is, she was pregnant 3-4 महीने के बाद, when the child was 6 महीने की वो pregnant थी, तो by the time she had educated वो जो बड़ा बच्चा था, उसको मैंने कहा था डॉल लाओ और बोलो कि ऐसे बच्चा आने वाला है, और ऐसे उसको मेंटली प्रिपेयर करो उस चीज के लिए। और उसके बाद जब 7वें महीने में 8वें महीने में बच्चा जब मुंह में घूमता है ना,
तो तभी मैंने शी वॉज इन टच विथ मी, क्या करे लाइक। एंड वो 8वें महीने में जब बच्चा घूमता है तो मैंने उसको बोला था कि वो बड़े बच्चे का हाथ तुम्हारे पेट पर रखो एंड लेट हिम फील द वाइब्रेशंस इनसाइड, let him feel the movements inside, so he'll get connected to that child. एंड वो बच्चा पैदा हुआ, फिर मैंने कहा कि वो जब तुम्हारा सेकेंड चाइल्ड आ जाएगा इस दुनिया में तो तुम तभी वो गुड़िया छुपा दो। सो एंड नाउ द थिंग इज, वो जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो इज नॉर्मल, ये सेकेंड चाइल्ड जो हुआ वो नॉर्मल है, बट वो ऑटिस्टिक बच्चा ये नॉर्मल बच्चे को संभालता है। तो दैट कनेक्शन, मतलब अगर आप मेंटली बच्चों को हर एक चीज के लिए प्रिपेयर करो ना तो वो बहुत अलग लेवल पे जाएगा। ये कैसे, मतलब कोई भी छोटी चीज, अभी आज तक हमको तो वो आदत हो गई है, कोई भी चीज होने वाली होती है तो वी इन्फॉर्म द चिल्ड्रन बिफोर। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसके पहले मेंटली आई प्रिपेयर द चिल्ड्रन, कहाँ पे जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं। सो इफ यू डू दीज थिंग्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन दैट विल हेल्प देम। और वही होता है कि कोई नई चीज, ये लोग बोलते हैं ना बच्चे नई चीज एक्सेप्ट नहीं करते, बट इफ यू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द न्यू कमिंग थिंग they will accept it and they will be happy with it. And coming to the other point कि the youths, हाँ हमारे बच्चे भी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो हमारे बच्चे भी नॉर्मल बच्चों को संभाल सकते हैं, तो अगर हम उनको प्रॉपर एडुकेट करें, ट्रेन करें तो वो करेंगे ही। बट हाँ, there are many youths coming forward to help children, college going students है तो उनके कोई groups बने हुए हैं, they like to help these children, they come as a volunteer। कहीं पिकनिक जाना है तो कुछ NGO से कनेक्टेड है, ऐसे यूथ कॉलेज गोइंग यूथ हैं जो इन बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड पिकनिक जाना है तो पिकनिक में बाहर जाते वक्त स्पेशली एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन के पीछे एक बड़ी तो चाहिए, सो दे डू द बड़ी थिंग, दे बी देयर बडीज। सो ऐसे अगर हम यूथ को इंस्पायर करते रहें, उनको इस चीज से ना, व्हेन आई टॉक टू सच पीपल, so the happiness which they get, they say हमको ना पिक्चर या मॉल में जाके वो खुशी नहीं मिलती जो इन बच्चों के साथ हमें खुशी मिलती है। so this way you can inspire more and more children। और कैसे होता है, this is the upcoming society, so indirectly हम awareness spread करते हैं और acceptance level यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। so आगे जाके हमारे बच्चों के लिए हम एक अच्छा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच अर्चना जी। My pleasure। मेरे लिए तो एक लाइफ लेसन था आपके साथ बैठना और आपके एक्सपीरियंसेस को जानना। आपके एक्सपीरियंसेस से जो मैंने चीज़ें, जो मेरे की टेक अवेज हैं, वो यही है कि सबसे ज़रूरी है एक्सेप्टेंस, कि हमें जो दिया है हम उसको ये मान के चलें कि ईश्वर चाहते हैं कि हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दी है, तो हम वो समझ के सबसे पहले तो हम उस प्रॉब्लम को समझें और उसको पूरे दिल से उसको एक्सेप्ट करें। और शायद सबसे ज़रूरी एलिमेंट जो आपकी स्टोरी में थी वो लव और केयर था, जो आपने अपना स्नेह दिया, इतना ध्यान रखा अपने बच्चों को, और वो भी आपने उनको सक्षम बनाया, और उनको सक्षम बनाने से पहले आप खुद सक्षम बनी। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं नॉर्मली भी, जनरली भी, नॉर्मली तो एक कंटेस्टेड वर्ड है, बट अगर हम खुद पहले जो मदर्स हैं, वो अगर जो पेरेंट्स हैं, वो अगर खुद पहले एबल बने, सक्षम बने,
तो फिर वो इजीली किसी भी प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं। आपने जिस तरह से बताया कि आप किस तरह से चीज़ों को प्लान करती हैं, किस तरह से आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है कि हम अनऑर्गेनाइज वे में या हम अफरा तफरी में चीज़ों को ना करें, हम पेशेंस रखें, धैर्य रखें और उसके साथ हम अपने काम करें। तो हमारे जो गुरुदेव हैं परमहंस योगानंद जी, तो उनकी आपका सारा जो एक्सपीरियंस है उसको सुनने के बाद उनकी दो बातें जो मेरे ध्यान में आ रही हैं। एक तो वो कहते हैं कि ईश्वर हमें कोई भी चीज़ इतना नहीं देता जो कि हमारी क्षमता से बाहर हो। आपने इस चीज़ को अपने जीवन में चरितार्थ किया है, और वो ये कहते हैं कि change yourself and you have done your part in changing the world. तो आई थिंक आप इन दोनों जो उन्होंने कहा है, आप उसका जैसे जीवंत मूर्ति हैं उनकी। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमें इतने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर किए, और हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी आपसे। तो धन्यवाद। माय प्लेजर। थैंक यू। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।